तो देखिए स्टूडेंट्स, आज अपन जो ले रहे हैं, दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। एक्सप्लेन द मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, मेजर्स ऑफ लैंड रिफॉर्म्स एंड इम्पैक्ट ऑफ लैंड रिफॉर्म पॉलिसी। लैंड रिफॉर्म का मतलब है कि जमीन के मामलों में सुधार, क्योंकि कुछ कमियां थी जो अंग्रेजों के टाइम की बनी हुई थी, उनमें सुधार बहुत जरूरी था। तो उन लैंड रिफॉर्म्स में क्या क्या किए गए और उससे किसानों का क्या भला हुआ, क्या चीजें की गई, ये सब चीजें आएंगी। तो मेन बात क्या है कि टू मेन ऑब्जेक्टिव और लैंड रिफॉर्म्स क्या थे? टू चेंज द एग्रेरियन स्ट्रक्चर इन अ वे एज नॉट टू ऑब्स्ट्रक्ट बट प्रमोट द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर एंड टू रिप्लेस द ओल्ड लैंड सिस्टम, क्योंकि अंग्रेजों के वक्त का बना हुआ था, बाय अ न्यू वन फ्री फ्रॉम द एक्सप्लॉइटेटिव फीचर्स, क्योंकि अंग्रेज तो इंडियन जो फार्मर्स थे उनका एक्सप्लॉइटेशन करते थे, विच करेक्टरिस्टाइड द फार्मर, जो पहले वाले में जो था उस फीचर को हटाना था। तो इन शॉर्ट, ग्रोथ एंड सोशल जस्टिस आर द टू बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द लैंड रिफॉर्म इन इंडिया। अब क्या मेजर्स लिए गए उसको अपन बारी बारी से समझेंगे। Since 1951, the government has undertaken a number of land reforms measures. Number one, abolition of intermediaries. Intermediaries का मतलब है कि जो बीच में दलाल थे उनको गवर्नमेंट ने कम से कम किया, क्योंकि बहुत सारे कामों में जो है फसल की बिक्री है, मार्केटिंग है, वो सब चीजें हैं, वो सब जो है वो इंटरमीडिएटरीज के थ्रू होती थी। लोन वगैरह जो देते थे वो भी यही देते थे, और ये बहुत हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करते थे। बहुत सारी कमियां इसके अंदर थी। तो जमींदार से बेसिकली द चीफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन वाज द जमींदार। जमींदार बेसिकली, जमींदारी पता अंग्रेजों ने डेवलप की थी। जमींदार क्या करते थे? किसानों से टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट को देते थे, अंग्रेज गवर्नमेंट को। और ये जमींदार जो थे ये बहुत एक्सप्लॉयटेशन करते थे, अपनी मनमानी करते थे। अच्छा, अंग्रेजों को मतलब था नहीं, अंग्रेज कहते ठीक है, अपने पैसा आ रहा है, अपन को क्या दिक्कत है, रिश्ते जो खराब होंगे वो जमींदार के और किसान के होंगे। तो ये जमींदारी प्रथा जो थी ना, ये अप्रोक्सीमेटली 57% एरिया ऑफ द कंट्री वाज अंडर द जमींदारी सिस्टम ऑन द ईव ऑफ द इंडिपेंडेंस। इन सम स्टेट्स लेजिस्लेशन वाज पास्ड फॉर द एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएट्स, इनको हटाया गया। However, most of the work relating to enactment of laws and acquisition of the area was carried out during the period of the first 5-year plan, यानी 1951 से 1956 तक ये सारा काम जो हुआ, और उनसे जमीनें वगैरह जो है छुड़वाई गई। फिर टेनेंसी रिफॉर्म किया गया। टेनेंसी रिफॉर्म यानी जो कई जगह थे जमींदार जो थे वो अपनी जमीनें किराए पे दे देते थे किसानों को, और उनको कहते थे कि फसल तुम उगाओ, आधी फसल तुम्हारी और आधी हमारी। इस टाइप के जो विजन थे वो इसके अंदर थे। तो प्रोविजन ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, अब उसकी सुरक्षा बहुत जरूरी थी। क्यों वो जो फार्मर है वो वहाँ किसानी कर रहा है, वो सारी फसल उगा रहा है, जमींदार उसको कभी भी बेदखल कर देता था। तो इसीलिए सेवरल प्रोविजंस उसके बनाए गए। हैज आल्सो बीन मेड फॉर ब्रिंगिंग टेनेंट इनटू डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द स्टेट एंड downfalling of the rights of the ownership in areas where intermediary tenant did not obtain. As a result, about 3 million tenant and shore croppers have acquired ownership of more than 7 million acres. उसमें उन्होंने उनको क्या की, फिर ओनरशिप ही ट्रांसफर करवा दी कि भाई ओनरशिप जो है इनको मिले। ऐसे फ्री में ट्रांसफर नहीं कराई, पर हाँ उनको दे दी कि भाई किसानी इतने सालों से ये कर रहे हैं तो फिर इन्हीं को आना चाहिए बेनिफिट। सीलिंग ऑफ होल्डिंग, होल्डिंग पे एक सीलिंग लगा दी कि लोग जो एक लिमिट से ज्यादा जो है आप जमीन नहीं रख सकते। जैसे कई केसेस में ऐसा हुआ कि बड़े बड़े जमींदार खूब बड़ा एरिया लेके बैठे हैं, अब एक ही जने के पास इतनी जमीन है, वो ना तो संभाल सकता है ना उस पर किसानी कर सकता है। तो इस कंडीशन में वहां जो है वो बेकार हो रही है जमीन। तो गवर्नमेंट ने कहा कि होल्डिंग पे एक सीलिंग लगा दी, इससे ज्यादा की लिमिट आप अपनी जमीन नहीं रख सकते, वो आपको फिर आपके पास राइट नहीं रहेगा। कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग, सब जनों के पास जो जमीनें थी ना वो अलग अलग जगह पे थी। अलग अलग जगह का मतलब किसी की जमीन एक यहाँ है, एक यहाँ, एक यहाँ है। अब वो बेचारा उसकी कैसे करे? तो इस कंडीशन में उसको क्या किया गया कि उसकी जमीनें जो है कंसोलिडेट की गई, उसकी पास वाली जमीन उसको दे दी गई। इस तरीके से ये 4 जमीनें थी, ये 4 जमीन का एक लैंड बैंक बना दिया गया, और कहा कि अभी आप की ज्वाइंट लैंड है, आपका एक ही कुएं से काम चल जाएगा, एक ही ट्रैक्टर से काम चल जाएगा। आप अपनी जमीनों को जो है कंसोलिडेट कर लो, यानी एक जगह कर लो। और ऐसा पंजाब, हरियाणा, यूपी, महाराष्ट्र में काफी जगह जो है इस चीज का काम जो है हुआ। आगे रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो besides measures like consolidation, holding, selling on, steps have been taken to develop
More recently, to benefit the small farmer and to enable them to participate in a new farm technology, small farmer development agency has been set up in selected area. मतलब इनके डेवलपमेंट के लिए उनको बीजों की जानकारी, खाद की जानकारी, जमीन की जानकारी, इन सब की जानकारी के लिए एजेंसीज बनाई गई है जिससे छोटे किसानों को बेनिफिट हो। और अदरवाइज क्या होता है, नॉर्मली गवर्नमेंट की जो स्कीम्स होती है उनका मैक्सिमम बेनिफिट बड़े किसान उठा जाते हैं और छोटे किसान की गरीबी उससे दूर नहीं होती, वो बेचारा जहाँ है वो वहीं रह जाता है। तो देन आता है इम्पैक्ट ऑफ द लैंड रिफॉर्म पॉलिसी। अब लैंड रिफॉर्म पॉलिसी लाई गई, सुधार किए गए, सोशल जस्टिस किया गया, उससे क्या हुआ, ऑन प्रोडक्टिव एफिशिएंसी पे क्या फर्क पड़ा, क्योंकि आपकी जमीनें अलग अलग जगह थी। कंसोलिडेशन से क्या है कि आपकी जमीन एक जगह हो गई, तो इस कंडीशन में आप अच्छी कमर्शियल फार्मिंग जो है ना वो कर सके, और अपने लैंड को जो है एक जगह एक्यूमुलेट करने से आपको काफी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में आसानी हुई। पहले आपको 5 जगह इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ता, अब आपको एक ही जगह इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ रहा था। इससे आपकी कॉस्टिंग कम हो गई, कॉस्ट कम होने से प्रॉफिट बढ़ गया। ऑन सोशल जस्टिस क्या फर्क पड़ा, देखो होता क्या था कि गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है, और जब सीलिंग लगा दी गई लैंड होल्डिंग्स के ऊपर तो जरूरत से ज्यादा जमीन वो रख नहीं सकता था, इसके अलावा की होल्डिंग उसको छोड़नी पड़ेगी। तो इस कंडीशन में क्या हुआ, गरीबों को कुछ जमीन मिली और उससे उनका जो लेवल है वो कुछ इम्प्रूव हुआ। तो सोशल जस्टिस इसी को कहते हैं। तो कुल मिलाकर क्या है कि वैसे डेवलपमेंट तो हुआ, हाँ उतनी तेजी से नहीं हुआ। हम देखेंगे 70 ईयर्स हो गए, 70 ईयर में जो डेवलपमेंट होना चाहिए था उतना डेवलपमेंट नहीं हो पाया एज कम्पेयर्ड। हम देखें जापान, जर्मनी, या अपन देखें चाइना, उतना डेवलपमेंट हमारे लैंड रिफॉर्म्स में नहीं हुआ, एग्रीकल्चर में नहीं हुआ। हमारी पर हेक्टेयर जो प्रोडक्टिविटी है आज भी इन देशों के कंपैरिजन में कम है, क्योंकि अपन अच्छे बीज, अच्छी खाद और अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज नहीं कर रहे हैं, वही पुराने ट्रेंडी पुराने तरीके ही अपना रहे हैं, जिससे कि जितना डेवलपमेंट एक्चुअली होना चाहिए वो डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। दैट इज अ प्रॉब्लम विद आवर लैंड रिफॉर्म पॉलिसी। तो क्वेश्चन अभी अपन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एग्रीकल्चर फाइनेंस, एक्सप्लेन द मेन सोर्सेज ऑफ एग्रीकल्चर फाइनेंस इंडिया। कहाँ से आता है एग्रीकल्चर फाइनेंस, या इसी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, इंडिकेट द प्रिंसिपल सोर्सेज ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट इंडिया एंड स्टेट देयर रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। और ये सब काम करता है नाबार्ड। तो ये क्वेश्चन नाबार्ड के लिए भी बनता है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन नाबार्ड। नाबार्ड है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 12 जुलाई 1982 को, और बेसिकली इसका काम है एग्रीकल्चर फाइनेंस, यानी किसानों के लिए फाइनेंस इकट्ठा करना, जिससे कि वो अपनी डे टू डे की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी कर सके। तो एग्रीकल्चर फाइनेंस का मतलब क्या है, एग्रीकल्चर फाइनेंस रेफर्स टू फाइनेंशियल सर्विसेज रेंजिंग फ्रॉम शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म। 3 टाइप के लोन होते हैं, to leasing, to crop, livestock insurance, covering the entire agriculture value chain, input, supply, production and distribution, wholesaling, processing and marketing से related किसान को किसी भी पैसे की जरूरत है तो वो पैसा जो है वो प्रोवाइड कराना नाबार्ड का काम है। इसके लिए कई सारी एजेंसियां उसकी काम करती हैं। ये टाइप ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट कितने टाइप के लोन देता है, एक तो वो देता है शॉर्ट टर्म क्रेडिट, एक देता है मीडियम टर्म क्रेडिट, और एक देता है लॉन्ग टर्म क्रेडिट। शॉर्ट टर्म क्रेडिट जो होती है वो लेस देन 15 मंथ्स के लिए होती है, और ये छोटे मोटे काम के लिए होती है, जैसे परचेजिंग सीड, फर्टिलाइजर्स, पेइंग वेजेस टू द हायर्ड वर्कर, इन सब के लिए होती है ना। और ये लोन जैसे ही फसल आती है, सच लोन्स आर जनरली रीपेड आफ्टर हार्वेस्टिंग। जैसे ही नई फसल कट जाती है आप जो है अपने लोन का पेमेंट कर देते हैं। फिर आता है मीडियम टर्म लोन, ये होता है कि लगभग 15 महीनों से लेके 5 सालों तक के लिए होता है। ये बेसिकली किस लिए होता है, परचेजिंग कैटल, पंपिंग सेट जो लगाना, अदर एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स वगैरह लेना है, तो वो सब होते हैं। और मीडियम टर्म क्रेडिट्स जो होती हैं वो नॉर्मली शॉर्ट टर्म क्रेडिट से बड़ी होती है, बड़े अमाउंट के लिए होती है। देन आता है लॉन्ग टर्म क्रेडिट, जो कि मोर देन 5 ईयर के लिए चाहिए होती है, और ये बेसिकली होती है बड़ी जरूरत। बड़ी जरूरत क्या होती है, एडिशनल लैंड आपको परचेज करनी है, या लैंड में कोई परमानेंट इंप्रूवमेंट कराना है, लाइक सिंकिंग ऑफ वेल्स, रिमेल्केशन ऑफ लैंड, हॉर्टिकल्चर एटसेट्रा। तो ये सब जो है, और इसके लिए उसको पे करने के लिए काफी टाइम होता है, क्योंकि 5 साल से ज्यादा के लिए आपने जो है वो लोन लिए हैं। तो कुल मिला के एग्रीकल्चर क्रेडिट जो है वो 3 टाइप की हो गई, शॉर्ट टर्म क्रेडिट, मीडियम टर्म क्रेडिट एंड लॉन्ग टर्म क्रेडिट, और तीनों का पीरियड भी आपको याद रखना है। सोर्सेस ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट इन इंडिया, तो बेसिकली क्या कि ये काम करता है नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, और इसकी कई एजेंसी हैं। सोर्सेज ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट
कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू इंस्टीट्यूशनल एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस। ठीक है सर, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस इंक्लूड मनी लेंडर, ट्रेडर, कमीशन एजेंट, रिलेटिव्स एंड लैंडलॉर्ड्स हो सकते हैं। लेकिन इंस्टीट्यूशनल कौन से होते हैं? इंस्टीट्यूशनल होते हैं गवर्नमेंट के सोर्सेज, लाइक इंक्लूड कोऑपरेटिव, कमर्शियल बैंक इंक्लूडिंग एसबीआई ग्रुप, आरबीआई एंड नाबार्ड, इन सबको लिया गया है। तो अब किसानों को छोटे मोटे पैसों की जरूरत है तो वो सबसे पहले तो अपने जाता है नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज पे जो उसके गांव में ही है। मनी लेंडर, अब मनी लेंडर जो एक तो प्रोफेशनल मनी लेंडर होते हैं जो एक पर्टिकुलर बिजनेस इस बात का खोल के बैठे हैं, और एक एग्रीकल्चरल मनी लेंडर होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, ट्रेडर एंड कमीशन एजेंट हैं, उनके थ्रू भी आप अपने लोन ले सकते हो, रिलेटिव से लोन ले सकते हो, लैंडलॉर्ड से लोन ले सकते हो, बट इन इंटरेस्ट की रेट बहुत ज्यादा हाई होती है, जिनको चुकाते चुकाते बेचारा किसान की उम्र बीत जाती है और कई बार कर्जे में डूब जाता है तो आत्महत्या और कर लेता है, और इनकी इंटरेस्ट रेट हाई को वो इतना बेयर भी नहीं कर पाता। दूसरी बात, हाँ इसमें एक रिलैक्सेशन जरूर है कि हर किसी जरूरत के लिए लोन मिल जाते हैं और बिना किसी सिक्योरिटी के मिल जाते हैं, इसलिए हाई रिस्क पे होते हैं, कोई बिना कोई पेपर वर्क नहीं होता ज्यादा, और इस कंडीशन में जो ये लोन है इन पे इंटरेस्ट की रेट बहुत हाई होती है। तो नॉन इंस्टीट्यूशनल रिसोर्सेज जो हैं उससे किसानों का एक्सप्लॉइटेशन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए गवर्नमेंट ने इंस्टीट्यूशनल रिसोर्सेज अपने बनाए, जिसमें वेरियस कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं उनको वो बनाई गई, जिनमें कि है ना वेरियस किसान मिलकर अपना पैसा जो छोटा छोटा पूल करते हैं उसके अंदर इकट्ठा करते हैं और एक दूसरे की क्रेडिट को जरूरतों को पूरा करते हैं। इसमें पेपर वर्क होता है और बड़े लोन भी मिल जाते हैं, इंटरेस्ट की रेट काफी कम होती है, इसलिए इंस्टीट्यूशनल रिसोर्सेज जो हैं उनका डेवलपमेंट होना इंडिया के लिए, देश के लिए बहुत जरूरी है। लैंड डेवलपमेंट बैंक बनाए गए हैं जो कि टाइम टू टाइम जो है लोन देते रहते हैं। लैंड डेवलपमेंट बैंक्स आर एडवांसिंग लॉन्ग टर्म कोऑपरेटिव क्रेडिट फॉर 15 to 20 ईयर टू द फार्मर अगेंस्ट द मोर्गेज ऑफ देयर लैंड। बेसिकली जमीन, मैंने कहा ना इसमें पेपर वर्क होता है, उसके बगैर नहीं मिलेगा। इसके अलावा कमर्शियल बैंक को भी कहा जाता है रैशनिंग के अंदर, क्या भाई आपको अपने 5% लोन तो किसानों को देने ही देने हैं। तो जब नेशनलाइजेशन हुआ कमर्शियल बैंक का 1969 में, तब गवर्नमेंट ने ये लोन और बढ़ा लिए जिससे कि किसानों को फायदा हुआ। इसके अलावा बैंकों ने विलेज एडॉप्शन स्कीम भी चालू की थी कि हाँ भाई आप अपने कुछ गांव लो और उनको लोन देने का काम आप ही को करना पड़ेगा। इसके अलावा आरआरबी होते हैं रीजनल रूरल बैंक्स, जिनका एक पर्टिकुलर रीजन बना दिया जाता है एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ द वर्किंग ग्रुप। रूरल बैंक ऑफ द रीजनल रूरल बैंक्स आर एस्टैब्लिश्ड इन 1975 फॉर सप्लीमेंटिंग द कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक और कोऑपरेटिव की के सप्लीमेंट करने के लिए बनाए गए थे, और इनके पर्टिकुलर रीजन होते हैं, उस रीजन के अंदर जो बैंक क्रेडिट अवेलेबल कराने का काम होता है वो इनका होता है। फिर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है नाबार्ड। नाबार्ड की स्थापना जो हुई थी, मैं कहा था जुलाई 1982 में हुई थी, और इट टुक ओवर फ्रॉम आरबीआई ऑल फंक्शन दैट आर लेटर परफॉर्म्ड इन द फील्ड ऑफ रूरल क्रेडिट। जितने भी काम पहले आरबीआई कर रहा था, क्योंकि आरबीआई को बहुत सारे दूसरे काम भी करने हैं, तो ये नाबार्ड की एक एजेंसी बनाएगी और आरबीआई की वो सारी जिम्मेदारियां नाबार्ड ने ले ली। नाबार्ड इज नाउ ओपन बैंक फॉर द रूरल क्रेडिट। रूरल क्रेडिट के लिए ये है, और द मेन फंक्शंस ऑफ नाबार्ड आर एज फॉलो। अब बेसिकली नाबार्ड जो है वो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसी के लिए ही है। तो ऑब्वियस वो सारे काम जैसे क्रेडिट रिक्वायरमेंट है और ओवरसीज करता है अपने फंक्शंस को, कोऑपरेटिव सेक्टर्स वगैरह को, और शॉर्ट टर्म क्रेडिट जो है प्रोवाइड कराता है बैंकों को कि हाँ भाई तुम लोगों को लोन देने में कोई दिक्कत हो। मीडियम टर्म लोन भी ये बैंकों को, ये बेसिकली बैंकों के साथ डील करता है, जो एजेंसीज है उनके साथ डील करता है कि हाँ भाई तुम किसानों तक पैसा पहुंचाओ। तो ये एक तरीके से इन सब बैंकों का बाप है, जो एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं उन सब बैंकों का बाप है। बेसिकली यही उनको जो है शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म क्रेडिट जो है वो अवेलेबल कराता है। तो बेसिकली इसका काम ही यही है। और इसके अलावा गवर्नमेंट भी टाइम टू टाइम जो है फेमाइन और फ्लड वगैरह के अंदर गवर्नमेंट जो है वो सस्ते लोन जो है प्रोवाइड कराती है। नॉर्मली इंटरेस्ट की रेट इनके ऊपर 6% ही होती है। तो कुल मिलाकर इंस्टीट्यूशनल और नॉन इंस्टीट्यूशनल दो टाइप की क्रेडिट जो है वो प्रोवाइड कराई जाती है, और इसमें वेरियस टर्म्स है।